गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो 12% से डाउन आ चुका है। आज से 3 महीने पहले आप किसी को गोल्ड खरीदने के लिए बोलते हो, वो भाग भाग के खरीदता। दुकानों पे भीड़ लग रही थी गोल्ड खरीदने के लिए, लेकिन आज वो 12% डाउन आ गया है तो उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, राइट। और अगर आप किसी भी फंड के या इक्विटी मार्केट के 2 साल के रिटर्न के बेसिस पे आप फंड को या इक्विटी मार्केट को जज कर रहे हो, आई एम सॉरी, आप इक्विटी मार्केट के लिए बने ही नहीं, राइट। आई एम रियली सॉरी। आप के रिटर्न्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपको जानना है कौन है, तो अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा खोल के देखिए, एक बार आपको नज़र आएगा। यानी कि आप खुद हैं और आपका बिहेवियर है कि आपके जो रिटर्न्स बन रहे हैं ना, उसमें 95% रोल आपके बिहेवियर का होता है। और वो बिहेवियर की टेस्टिंग ऐसे पीरियड में ही होती है जब इस तरह के पीरियड चल रहे होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी ये कोशिश करेंगे कि बाय लो और सेल हाई, आप फेल ही होने वाले, पक्की बात है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एस्प्रो पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ है नीरज अरोरा। You might have seen him in a lot of podcasts and other videos. He also has his robust channel where he talks about mutual funds and personal finance and investing. So आज का जो टॉपिक होने वाला है, that is about what are some of the interesting mutual fund themes जो अगले 10-15 साल में बड़ी बन सकती है इंडिया में, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले। सो हाय नीरज, वेलकम टू द एस्प्रो पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो नीरज, बिफोर हम उसमें पूरा डीप डाइव करें कि कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो आपको लगती हैं कि अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं आने वाले टाइम में, उससे पहले अभी वी आर इन ऑलमोस्ट जुलाई 2026 राइट नाउ, एंड लास्ट 2 साल में रिटर्न्स हैव बीन फ्लैट, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, जियोपॉलिटिकल, ईरान यूएस वॉर। सो करंटली व्हाट डू यू मेक ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स? व्हाट आर यू नोटिसिंग फ्रॉम योर बेस कि उन लोगों के कैसे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं? व्हाट इज़ द माहौल राइट नाउ, सो टू स्पीक? सो मुझे लग रहा है मार्केट इस समय सबका टेस्ट ले रही है, खासकर वो लोग जो ये बोलते थे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अब अपनी SIPs रोक रहे हैं या इक्विटी से बाहर जा रहे हैं, तो उनका ये टेस्ट हो रहा है, राइट। एंड मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि जब आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कह लीजिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम टाइम फ्रेम आपके पास 7 से 10 साल का अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो समय आपके पास नहीं है और आप अपना शॉर्ट टर्म पैसा 3 साल का, 2 साल का या 1 साल वाला पैसा भी, आजकल इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस ऐसी आती है ना कि क्रेडिट कार्ड पे सामान लो, जो पैसा बचे उसे इक्विटी में लगा दो, 1 महीने के लिए वो 2% आपको रिटर्न दे जाएगा। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। वो सालों साल ज़ीरो रिटर्न दे सकती हैं, वो सालों साल नेगेटिव रिटर्न दे सकती हैं, और कुछ सालों में वो आपके पैसे को 3 गुना 4 गुना भी कर सकती हैं। तो ये वोलेटिलिटी जो है, ये मेरे ख्याल से मार्केट का एक फ़ीचर है। इट्स नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। एंड यही फीचर है जो अलग कर देता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को और एक ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ मार्केट में ये सुन के आ गया होता है कि इस साल स्मॉल कैप ने बहुत रिटर्न दिए तो स्मॉल कैप में पैसा लगा देता हूँ। इनफैक्ट अच्छी बात है कि आई थिंक वन ऑफ द मेजर स्टेटमेंट्स ऑफ निखिल कामत दैट आई रिमेंबर इज कि वो ही हैज सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, वो एक बेयर मार्केट नहीं देखी है जहाँ पे 4-5 साल, 7-8 साल ज़ीरो रिटर्न्स आते हैं, जो कि US में लोगों ने फिर भी देखी है, राइट। एंड आई थिंक फाइनली, लाइक यू सेड, कि वो एक टेस्ट मिल गया लोगों को कि भाई ऐसा भी हो सकता है। And so to speak, Nikhil Kamath has started investing again, from shifting his money from gold to equity, and he's investing in India. So I think लोगों को उससे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। एंड एक चीज़ मैं अभी देखा था, अभी SIP स्टॉपेज रेशियो अगर आप देखें तो 100% से ऊपर चला गया है, राइट। तो ये हमें क्लियरली दिखा रहा है कि अब लोग छनते जा रहे हैं, मतलब अब लोग अलग होते जा रहे हैं। वो लोग जो एक्चुअली में SIP बंद कर रहे हैं, इसका मतलब अभी उन्हें इक्विटी मार्केट्स की समझ नहीं है। इसका मतलब वो कुछ और सोच के आए थे और उनको वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ पर्सनल फाइनेंस या म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सो उसमें से भी कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर। अभी रिसेंटली किसी ने एक्स पे एक पोस्ट डाला कि पिछले 20 साल का निफ्टी 50 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता है SIP के थ्रू तो आपको सिर्फ 6.7% का रिटर्न मिला है, राइट। उस पोस्ट में बहुत सारे फ्लॉज थे, बट कहीं ना कहीं वो पोस्ट क्या इशारा कर रहा था कि आप के रिटर्न्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपको जानना है कौन है, तो अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा खोल के देखिए, एक बार आपको नज़र आएगा। यानी कि आप खुद हैं और आपका बिहेवियर है। तो SIP एज अ प्रोडक्ट फेल नहीं हो रहा है, SIP को हम फेल कर रहे हैं अगर हम उसको रोक देते हैं, राइट। वो डेटा तो खैर गलत है, 6.7% इज़ नॉट द राइट नंबर, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है ना, फॉर एग्जांपल 2021 में आप देखेंगे तो लोगों ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू किया। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आज की डेट में स्मॉल कैप की SIP लार्ज कैप के SIP से ज़्यादा चल रही है। सो इट क्लियरली शोज़ के
लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि जो चीज़ चल रही है उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो फिर म्यूटेड या फिर नेगेटिव रिटर्न देती है, वो फिर स्टॉक मार्केट को हम लोग जो है इल्ज़ाम देते रहते हैं। राइट एंड एक बहुत अच्छा तरीका जो मतलब एक गोल्डन प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग है कि बाय लो सेल हाई। तो जो भी चीज़ अभी बीट एंड डाउन होती है, जो भी एसेट क्लास या कोई भी थीम, जनरली हम उससे पैसा नहीं लगाते। सो वही है हमारा आज का कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवरल थीम्स जो कि लॉन्ग टर्म है। आप हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उससे आप आज पैसा उनमें डालोगे तो आपको 6 महीने 1 साल में अच्छा कैगर दिखेगा, बट हाँ उनका पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दैट विल डिसाइड। सो ओवर टू यू नीरज, व्हाट इज दैट फर्स्ट थीम दैट यू आर वेरी बुलिश ऑन फॉर इंडिया? ऑनेस्टली मैं अगर अपने आप को एज अ इन्वेस्टर देखूं या एज अ स्टूडेंट ऑफ इन्वेस्टिंग देखूं, तो मैं कभी भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स के अंदर नहीं जाता हूं या किसी एक पर्टिकुलर थीम के अंदर नहीं जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है द ट्रू एसेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फॉर अ रिटेल कैन बी कैप्चर्ड बाय अ म्यूचुअल फंड, जिसको आज़ादी होती है कि वो किसी भी कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी थीम में इन्वेस्ट कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से उस कैटेगरी को हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो बोलते हैं कि भाई आप स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, लार्ज कैप लो। साथ में और बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे कॉन्ट्रा फंड्स हो गए या आपके इवन मल्टी एसेट फंड भी जो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे अगर कोई एक सेक्टर पूछे आज की डेट में, तो मुझे लगता है कि आईटी ऐसा सेक्टर है जिसकी बहुत पिटाई हो रही है, राइट? एंड इवन टू योर सरप्राइज, अभी आप जो बात बोल रहे थे, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो 12% से डाउन आ चुका है। आज से 3 महीने पहले आप किसी को गोल्ड खरीदने के लिए बोलते हो, वो भाग भाग के खरीदता, दुकानों पे भीड़ लग रही थी गोल्ड खरीदने के लिए। लेकिन आज वो 12% डाउन आ गया है तो उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये सब बातें तभी कामयाब हैं जब आपके बेसिक्स सॉर्टेड हैं। तो मैं एक बार वो बेसिक्स बोल देता हूँ कि आपको क्या सॉर्टेड रखने, देन हम थीम की बात कर लेंगे। वन इज़ प्लीज़ कवर योर रिस्क, योर मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। सेकेंड इज़ प्लीज़ ऑलवेज इन्वेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल्स। ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ एक थीम की बात करें तो आपने कल जाके उसमें 1 लाख रुपए लगा दिए जो आपको 6 महीने बाद चाहिए थे। हो सकता है वो 6 महीने बाद आपको 1 लाख ना मिल के 80,000 ही मिले, क्योंकि मार्केट और उस थीम को 20% और बीट कर सकती है, राइट? सो अगर आपकी ये चीज़ें सॉर्टेड हैं कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ये सब बातें बताने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आईटी एक ऐसी चीज़ है जो इसमें बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन है, जिसको बहुत ज़्यादा पनिश किया जा रहा है, अननेसेसरीली पनिश किया जा रहा है। और वो थीम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जो है वो बना के दे सकती है। लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ। फिर से मैं एक बात बोलूँगा अपनी, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर को मेरी नज़रों में कभी भी थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में नहीं जाना चाहिए। बट क्योंकि आपने पूछा तो मैंने बताया कि मेरी नज़रों में आज की डेट में ये चीज़ है जिससे थोड़े बहुत रिटर्न्स, एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो है वो बन सकते हैं, बट यू डोंट नो कब बनेंगे, कितने बनेंगे। थैंक यू फॉर द डिस्क्लेमर ऑल्सो। तो अगर आईटी सेक्टर की बात करें, सो इन लास्ट 1 ईयर दिस सेक्टर, द इंडेक्स, आईटी इंडेक्स इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 30%। यस, राइट? एंड रीजंस हैव बीन बिकॉज ऑफ द एआई डिसरप्शन जो हुआ है। तो अब स्पेकुलेशन उसमें मोस्टली यही है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज थी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कि जिस लेवल का ये लोग काम करते हैं वो ऑटोमेट बहुत इजीली आज की डेट में थ्रू दीज एआई टूल्स हो सकता है, राइट? एंड दूसरा जो ये है कि एक वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ फियर नहीं, हमने एग्जीक्यूशन में भी वो चीज़ देख ली है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फायरिंग्स इन द आईटी सेक्टर। जितनी रिपोर्ट हो रही है उससे कहीं ज़्यादा इनफैक्ट, राइट? तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं एंड उसके बारे में ही न्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा मोमेंटम उस चीज़ के बारे में है, एंड देयर इज़ नो क्लियर पिक्चर अभी कि आईटी सेक्टर कैसे इवॉल्व करेगा इसमें, क्या नए प्रोडक्ट्स बनेंगे या नई पार्टनरशिप्स होंगी, कैसे होगा? सो हाउ डू यू व्यू आईटी सेक्टर की कल को ये रिटर्न्स बना के दे सकता है बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल्स? सी, मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज आईटी इज़ कंसर्न, इंडिया को वर्ल्ड का बैक ऑफिस बोला जाता है, राइट? एंड वो स्टेटस हमारा बना रहेगा। अब इसमें अच्छी बात भी, बुरी बात भी। बुरी बात ये है कि हम लोग वो इनोवेटर्स नहीं बन पाए जो यूएस में जैसे एंथ्रोपिक बन गया या ओपन एआई बन गया या और बहुत सारी एआई कंपनीज आ गई। बट अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है कि ठीक है, ये टेम्प्रेरी एक हमारे पास जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हेडविंड्स आई हैं और ये बहुत जल्दी हम लोग इसको क्रॉस कर जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं वो बैक ऑफिस वाला काम ये हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस हो जाए, राइट? हमारी जो कंपनीज है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस कर लें। बट आई नेवर फेल्ट के इनका बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा या बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या बिज़नेस में वो ग्रोथ ही नहीं आएगी, 12, 15, 14% वाली ग्रोथ नहीं आएगी। ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता है, राइट? मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ। अगेन मेरी एक बेट है, आपकी एक बेट है। तो मेरी बेट अभी ये है कि मुझे नहीं लगता कि आईटी इंडस्ट्री इतना पिटना इसके लिए सही है जितना अभी पिट रही है। और
हर सेक्टर का समय आता है। अभी इसका नेगेटिव समय चल रहा है, तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम। और रही बात एआई की, एआई को लेके अगर आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं एआई की कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट, जो अब निकल के सामने आ रहा है, चाहे फिर वो डेटा सेंटर्स हों या प्रोसेसर्स हों या फिर और जो डिफरेंट इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ में एआई की प्रोडक्टिविटी पे भी अब सवाल उठ रहे हैं कि एआई से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या फिर एक सूडो प्रोडक्टिविटी टूल है जिससे हमें लगता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एंड आई एम 100% श्योर जितने लोग एआई बिल्कुल बेस लेवल पे भी यूज़ कर रहे हैं वो भी ये पाते हैं कि यार ये काम मैं अगर खुद करता ना शायद मैं 10 मिनट में कर लेता, एआई ने 1 घंटा लगा दिया इसको करने में, राइट। कभी कभी हम उस पर एक रैबिट होल बन जाता है, वो हम उसके अंदर घुसते ही चले जाते हैं, पूछते ही चले जाते हैं। सो आई फील कि इंडिया बैक ऑफिस था, बैक ऑफिस रहेगा, अब बस बैक ऑफिस का काम चेंज होता रहेगा। अभी तक शायद वो जो सर्विसेज दे रहे थे अब वो एआई के बैक ऑफिस वाली सर्विसेज देना शुरू करेंगे और हर कोई इंडिया की तरफ ही देखने वाला है, क्योंकि काबिल इंजीनियर्स की यहाँ पे कमी नहीं है, कम पैसे में काम करने वाले लोगों की यहाँ पे कमी नहीं है। और टीसीएस और इन्फोसिस वो सर्विसेज जो देते थे उनका नेचर चेंज हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि इनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। Right. I think Rajiv Thakkar also, because he has उन्होंने positions ली हैं IT companies में, and his reasoning was also this कि हाँ unemployment वहाँ हो सकती है, but वो 100 रुपये की चीज़ जो बेचते थे वो शायद 80 रुपये में बेचेंगे, तो आप टेक्निकली देखोगे तो मार्जिन्स उल्टा शायद उनके बढ़ सकते हैं। तो yes, this has been one of the reasonings of the why IT sector could boom again. So yes, this was IT. What is another, let's say, theme that you were very interested in right now? मैं और किसी थीम में तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं स्टडी किया, बट एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो मुझे लगता है कि बहुत समय से एक बाय कॉल दे रहा है, राइट। अच्छा, अगेन विद अ डिस्क्लेमर के भाई मुझे लग रहा है, हो सकता है आपको ना लगे, एंड दैट इज़ निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट। अगर मैं उसकी वैल्यूएशन देखता हूँ मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। अगर मैं सिर्फ, ऑल्दो ये गलत होगा, बट मैं अगर सिर्फ एक मैट्रिक पकड़ूँ जैसे कि पी रेशियो, तो आप देखेंगे वो 5 ईयर से भी अपने जो 5 ईयर या 10 ईयर की एवरेज से भी कम पे जो इस समय उसका पी रेशियो चल रहा है, राइट। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं उसमें अपनी पोजीशंस धीरे धीरे बना रहा हूँ, मैंने उसमें अच्छा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू इंडेक्स फंड्स एंड ETFs ओनली। मुझे लगता है कि वो भी आपको एक अच्छे रिटर्न्स जो है वो नियर फ्यूचर में बना के दे सकता है। एंड इस पे मेरा जो एक क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि पर्टिकुलरली यस, मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ कि पैसा रोटेट होता है एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में या एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे। हाउ डू यू जनरली सी कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर अब तो ये अपनी एक ठीक वैल्यूएशन रेंज में आ गया है या फिर ये ओवर एक्सपेंसिव हो गया है, या फिर जैसे मैंने बोला कि एक बाय की कॉल दे रहा है, राइट। सो हाउ डू यू एनालाइज ऑल ऑफ दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा इसमें काम करता नहीं हूँ, मैं मेनली मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हूँ, बट ये इतना ज़्यादा मुझे लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लग रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया और तभी मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, राइट। अदरवाइज आई नेवर एनालाइज के कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, बिकॉज फॉर दैट आई थिंक इंडियाज़ बेस्ट माइंड वर्किंग फॉर मी, दैट इज़ राजीव ठक्कर एंड एस नरेन, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मी। मिस्टर चिराग फ्रॉम HDFC बैंक इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मी, तो मुझे उतना ध्यान देने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली मैं इन्हीं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी लगी, मैं जनरली निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के पी रेशियो ऐसे देखता रहता हूँ, राइट, अपने शौक के लिए, क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करी थी निफ्टी 50 से, तो मुझे पता है कि निफ्टी 50 अगर 16-17 के पी पे आ जाता है तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, राइट। जैसे कि कोविड में हमें देखने को मिला था, 22-23 से ऊपर निकल जाता है तो वो ओवर वैल्यू लगने लग जाता है। ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल लेमैन मैट्रिक जो है अपने लिए बना रखा है देखने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के जब मैं पी रेशियो स्टडी कर रहा था, मैं तो उसको थोड़ा और देखा, मैंने उसका प्राइस टू बुक रेशियो वगैरह भी जब देखा तो मुझे समझ आया कि ओके दिस इज़ द टाइम यहाँ पे कुछ पैसा जो है वो एक्स्ट्रा बन सकता है। अदर देन दैट मैं कभी किसी सेक्टर को या कभी किसी थीम को बिल्कुल स्टडी करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं अपने आप को इनकेपेबल मानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कोई बाय या सेल कॉल ले सकता हूँ किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एक आम आदमी ना किसी भी सेक्टर में या इवन किसी म्यूचुअल फंड के अंदर किसी थीम के अंदर मुझे ऐसा लगता है वो तभी जाता है जब वो बिल्कुल पीक पे होती है और फिर वहाँ जाकर फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज की रेट में किसी के पास गोल्ड और सिल्वर अगर रखा हुआ है ना तो वो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो नेगेटिव रिटर्न उनको दे रहा होगा, राइट। और वो अब वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करूं क्या, क्योंकि उन्होंने पीक पे बाय किया होगा जब सिल्वर रोज़ रात को शाम को एक वीडियो देखने को मिलती थी कि सिल्वर खरीद लो, सिल्वर की इतनी डिमांड बढ़ने वाली है, तारों में लगेगा, इसमें लगेगा, वो लगेगा, फलाना लगेगा। कहाँ गई वो डिमांड अचानक से, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकेपेबल हूँ किसी पर्टिकुलर सेक्टर के या थीम के लिए कॉल लेने के लिए। ये दो चीज़ें IT
जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल था, और निफ्टी नेक्स्ट 50 क्योंकि मेरा उसमें शुरू से इंटरेस्ट रहा है, मैं उसमें शुरू से इन्वेस्ट करता रहा हूँ, ये दो चीज़ें मेरे को दिखी तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत पैसा बनाने का। तो नीरज दो ना पैरेलल्स हैं बेसिकली। एक पैरेलल ये कहता है कि जैसे आपने बोला कि बहुत लोग पीक पे ही जाके किसी भी हॉट इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट में जाके इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज़ वाई दे सी नेगेटिव रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द डे। एक फैक्टर जो बिल्कुल मतलब हम मार्केट के 20 साल 50 साल 100 साल उठा के देखेंगे तो ये सच ही निकलेगा हमेशा कि जो बाय लो सेल हाई वाली जो एक कंडीशन हम सब बोलते हैं कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट एंटर इन ईदर इट कैन बी अ फंड, इट कैन बी अ स्टॉक, इट कैन बी एनीथिंग, कि हम सही प्राइस पे एंट्री नहीं लेते एंड एग्जिट तो चलो ठीक है एक अलग बात हो गई, बट जो हमारा एंट्री होता है क्योंकि जैसे हमने बोला हम यूफोरिया में ही जाके उस फेज को बाय करते हैं, सो दैट इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, राइट? सो हाउ डू यू काइंड ऑफ इंश्योर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड्स में भी वो एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि भले ही एस नरेन या राजीव ठक्कर हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें वहाँ पे भी रोटेशन होता है कैपिटल का, वहाँ पे भी कई चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? देखो, एक आम इंसान के लिए ना, इंक्लूडिंग मी, राइट, सबसे सिंपल है कि आप एक तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट ज़रूर करें। आप SIP के थ्रू करें, आप STP के थ्रू करें, वो आपकी मर्जी है। आई फॉलो STP, एक आम व्यक्ति जिसको रेगुलर इनकम आ रही है वो SIP फॉलो कर सकता है। इससे होता क्या है कि आप मार्केट के हाइज एंड लो सब कैप्चर कर लेते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है जब मार्केट, अब जैसे अभी मार्केट है 2 साल आपने बताया कि नेगेटिव या म्यूटेड रिटर्न्स मिले, जीरो रिटर्न्स मिले हमें, इसमें अपने आप को संभाल पाना सबसे मुश्किल बात है। जो इसमें संभाल लेता है ना वो आगे चला जाता है, वो रिटर्न्स बनाता है। जो इसमें नहीं संभाल पाता है वो फेल हो जाता है। SIP को आप अगर कोई भी 7 साल तक SIP करेगा, आई एम श्योर उसे अपने रिटर्न्स कभी भी अट्रैक्टिव लगेंगे नहीं। पैसे का कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू होता है 7-8 साल बाद। लेकिन आप 7-8 साल में इतना कुछ देख लेते हो, इतना आप झेप जाते हो उससे कि यार ये तो रिटर्न्स बन नहीं रहे और आप बेच के निकल जाते हो। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि आपके जो रिटर्न्स बन रहे हैं ना उसमें 95% रोल आपके बिहेवियर का होता है, और वो बिहेवियर की टेस्टिंग ऐसे पीरियड में ही होती है जब इस तरह के पीरियड चल रहा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी ये कोशिश करेंगे कि बाय लो और सेल हाई, आप फेल ही होने वाले, पक्की बात है, राइट? इट्स बेटर कि आप सिस्टमेटिक तरीके से मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहें, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आपको पता है कोर प्रॉब्लम क्या है? कोर प्रॉब्लम ये है, पीपल इन्वेस्ट विदाउट एनी प्लानिंग, पीपल इन्वेस्ट विदाउट एनी गोल्स, पीपल इन्वेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा गोल क्या है, वो गोल कितने समय में आने वाला है, उस गोल के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। और रैंडमली कोई भी म्यूचुअल फंड पिक करेंगे, वो भी यूट्यूब पे सर्च करके 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2026, 5 म्यूचुअल फंड आए, 5 में इन्वेस्ट कर दिया, फिर 2027 में अगले 5 आए, उनमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है। अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो कभी भी, क्यों बेचते हैं लोग जब मार्केट टूट रही होती है? क्योंकि उनका बिहेवियर सही नहीं है। बिहेवियर क्यों सही नहीं है? क्योंकि उनको एजुकेट नहीं किया गया है। अगर कोई सही से एजुकेशन लेके सही प्रोसीजर बना के इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नहीं बेचेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। पिछले 2 साल में मैंने एक भी यूनिट नहीं बेचा होगा म्यूचुअल फंड का, खासकर जो मेरे कोर फंड्स हैं, राइट, एक भी यूनिट मैंने उनका बेचा नहीं, रादर मैंने एक्यूमुलेट ही किया। क्या मेरे को पेन फील नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। मैं भी सोचता हूँ यार काश मार्केट 15% रिटर्न दे रही होती, 12% रिटर्न दे रही होती, बट आई अंडरस्टैंड कि भाई ये वोलेटिलिटी है, ये जैसे मैंने पहले बोला था, इट्स अ फीचर, इट्स नॉट अ बग। आई एम रेडी टू डू इट। अगर आप इससे बचना चाहते हो कि आपसे गलतियां ना हो, आपको बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन इज, हर कोई आता है राग अलाप के चला जाता है, बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर। कभी हमने सोचा कि बिहेवियर सुधरेगा कैसे? मैं आपको उसका भी रास्ता बताता हूँ। बिहेवियर सुधारने का सबसे सही तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से बातों को सुनना। जैसे कि राजीव ठक्कर जी को सुने, एस नरेन साहब को सुने, आपको कोई और व्यक्ति पसंद है सोशल मीडिया पे, आप उसको सुने। फिर सुनने के बाद भी बिहेवियर चेंज नहीं होता, पता है आपको? आपका बिहेवियर तभी चेंज होता है जब आपने जो चीज़ सीखी है आप उसको अप्लाई करते हैं, और फिर आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बॉटलनेक यहाँ पे है, पीपल डोंट वांट टू अप्लाई थिंग्स, पीपल जस्ट वांट टू लिसन एंड फील गुड। ओ मज़ा आ गया, क्या बात बोली आज ठक्कर साहब ने, क्या बात बोली नरेंद्र साहब ने, क्या बात बोली इस वाले इन्फ्लुएंसर ने, मज़ा ही आ गया। लेकिन भाई अब जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक कैसे आपका बिहेवियर बदलेगा? तो आप धीरे धीरे उसको अप्लाई करते हो। और ऐसा नहीं है कि मेरा बिहेवियर शुरू से ऐसा था कि चलो भाई मार्केट 2 साल तक कहीं नहीं जा रही है तो कुछ नहीं हो रहा है। एंड यू नो, जब आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट की नॉन मूवमेंट या मार्केट की नेगेटिव मूवमेंट आपको फिर एक बड़ा लॉस भी दे रही होती है, राइट? तो
मेरा भी बिहेवियर ऐसा था कि यार पैनिक हो गया, बेच देते हैं, कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सही लोगों को सुन के और उनकी बातों को अप्लाई करके मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया। और ये बिहेवियर है जो अल्टीमेटली आपकी इस चीज़ को रोक सकता है कि आप गलती ना करें मार्केट में। सो बिल्कुल सही बात बोली आपने। एंड आई हैव सीन पर्सनली कि यू ऑल्सो कीप टेलिंग पीपल, अपडेटिंग पीपल कि जैसे केस इन पॉइंट, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज अ एग्जांपल, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, राइट? अब व्हाट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू इज़ कि जैसे आपने बोला कि नॉलेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एसेट्स कि जो आपको आपका बिहेवियर या उसको ठीक रखने में हेल्प करता है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं रादर देन रिस्पॉन्डिंग। हम जस्ट रिएक्ट कर बैठते हैं जो भी कोई न्यूज़ आती है या जो भी हम अपने पोर्टफोलियो को जब भी चेक करते हैं। तो केस इन पॉइंट की चीज़ों को थोड़ा कैसे एनालाइज करने से, फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ बहुत बढ़िया रिटर्न्स, 19-20% टाइप के रिटर्न्स। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे बेसिकली वेयर बिकॉज मार्केट भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, मे बी उसने भी नहीं दिया, प्लस फिर बड़ी बड़ी बातें होना शुरू हो गई पराग पारिक के बारे में कि जी AUM साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है, अब इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रिटर्न्स देना। राजीव ठक्कर तो खुद आके कह रहे हैं कि अब इतने रिटर्न्स मत एक्सपेक्ट करना, 19-20%। तो व्हाट इज द thing that you are looking for, what Rajiv Thakkar is saying, which gives you sort of mental peace or direction in some way? पहली बात तो मुझे लगता है पराग पारिक में इन्वेस्टर्स कम है और उसके बारे में बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली व्यूज़ मिलते हैं एंड लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में। दूसरी बात कि यार अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है फंड से, मत करो ना इन्वेस्ट। आपका कोई ऐसे सर पकड़ के तो फंड के अंदर लगा नहीं रहा कि भाई तू यहीं इन्वेस्ट करेगा, मत करो इन्वेस्ट। नाउ कमिंग टू व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो मुझे लगता है मेरे लिए धीरे धीरे मेरे लिए क्या होता जा रहा है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर कौन है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, क्या मैं उसकी फ़िलॉसफी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने पराग पारिक में शायद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा 2018 में, राइट? तब शायद NAV मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद रही होगी 26-27 रुपये के आसपास, मतलब एग्जैक्टली प्लीज़ मुझे ऐसे कोट मत कीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया, मुझे लगता है इतनी रही होगी 26-27-28 रुपये के आसपास। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी चल रही है 86 रुपीज़ के आसपास, अगर मैं देखता हूँ तो अच्छा खासा जंप है और पीक पे 95-96 भी गई हुई है, राइट? मैंने उनके साथ इन्वेस्ट करके यही सीखा कि वो एक ट्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं। वो हमेशा देखते हैं सिंपल बिजनेस होना चाहिए कंपनी का जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? उसकी मैनेजमेंट जो है वो टॉप क्लास होनी चाहिए, किसी तरह का ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर, कैपिटल डिप्लॉयमेंट वगैरह में भी एक्सपर्ट होनी चाहिए। एंड फिर मुझे लगता है कि वो मोट ज़रूर देखते हैं जिसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं, एंड देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी कंजूसी नहीं करते, वो हमेशा देखते हैं कि भाई एक बहुत ही बढ़िया कंपनी एक चीप वैल्यू पे मिल रही है तो हम बाय करेंगे। एंड ये चीज़ मेरे साथ कनेक्ट करती है और मुझे विश्वास है कि वो आगे भी ऐसा ही करेंगे, कुछ ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज तक जहाँ तक मैं देख पाया उनके पोर्टफोलियो को, मैं लगभग हर महीने उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ, समझता हूँ, इवन मैं उसमें वीडियोस भी अपलोड करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा स्टेक है उस म्यूचुअल फंड में, तो आई लव एनालाइजिंग के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भी न्यू एज स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड फॉर वेरी सिंपल रीजन, दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स। और वैल्यू इन्वेस्टर्स हमेशा क्या करते हैं, वो देखते हैं कि वेल इस्टेब्लिश्ड एक अर्निंग मशीन होनी चाहिए जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो मैं यही चीज़ देखता हूँ, आगे भी यही फॉलो करेंगे। मैं इस फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट कर पाता हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं शायद इस फंड में बना रहूँ और मैं अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को ऑब्वियसली टोन डाउन करके चलता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ AUM बढ़ गया या कई लोग ये भी बोलते हैं कि इन्होंने सिर्फ वो जो है वो जो इनकी US इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से पैसे कमाए हैं। उनसे बोलूँगा कि आप पिछले 2 साल में चलो जो हुआ वो हुआ, राइट? जो भी रिटर्न्स बने वो किसी भी फंड के नहीं बने। आप किसी मिड कैप को देख लो, स्मॉल कैप को देख लो, हो सकता है एक आधी एक्सेप्शन हो, बट आप इनके अगर ELSS फंड को देखेंगे तो लगभग इनका पोर्टफोलियो सेम है। उसने भी तो रिटर्न्स बना के दिए हैं अदर देन दीज 2 ईयर्स जिसमें किसी के भी रिटर्न नहीं बने। तो ये कहना कि सिर्फ US की वजह से बने, ये बने, ये सब बातें नॉइस है, इनको सुनो भूल जाओ। अगर आपको फंड की फिलॉसफी समझ आती है, फंड मैनेजर समझ आते हैं और आपको उनकी ली हुई कंपनीज़ को भी आप एनालाइज कर सकते हो, फंड का ओवरऑल आप P रेशियो देख के समझ सकते हो, चर्निंग रेशियो देख के समझ सकते हो, जैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हम बोलते हैं, वो चीज़ें अगर आपको समझ आती है, वाई नॉट आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आता तो मत करो इन्वेस्ट। आपको लगता है नहीं मैं कंफ्यूज हूँ तो 2 फ्लेक्सी कैप में कर लो, खत्म बात। इतना लड़ना क्यों है हर बात पे, हर उनकी मूव पे उनको क्रिटिसाइज़ क्यों करना है? उन्होंने भी पराग पारिक
फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने आई थिंक एक लार्ज कैप फंड लॉन्च किया है, राइट? वो अब उसके पीछे की थॉट प्रोसेस नहीं, मतलब मुझे लगा कि वाओ, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है जो है लार्ज कैप फंड लेकिन बन रहा है इंडेक्स फंड और आपसे इतना कम एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। सो मेरा पॉइंट यही है कि लेट देम डू देयर वर्क। और अगर आप किसी भी फंड के या इक्विटी मार्केट के 2 साल के रिटर्न के बेसिस पे आप फंड को या इक्विटी मार्केट को जज कर रहे हो, आई एम सॉरी, आप इक्विटी मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, राइट? आई एम रियली सॉरी, आप इक्विटी मार्केट के लिए बने ही नहीं हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मीम है ना, तो इस समय राजीव ठक्कर जी बाकी फंड अब जैसे कोई नया फंड मैनेजर आता है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। अब राजीव ठक्कर जी उसे देख के क्या बोलते होंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि इनको तो हर 2 साल 1 साल में आप देखो पराग पारिक फ्लेक्सी के वालों को क्रिटिसाइज ही किया जा रहा होता है, कभी आईटी में कॉल लेने के लिए, कभी कैश इतना सारा रखने के लिए, और जबकि इससे ज़्यादा कैश इन्होंने पास्ट में रखा हुआ है अपने पास। बट बात यही है ना कि तभी इतना फेमस नहीं था कि इस पर वीडियोज़ बना के रील्स बना के व्यूज़ आए। अभी इतना फेमस है तो व्यूज़ के लिए हर कोई जो है कुछ भी बोलता रहता है। ट्विटर पर तो रेज बेट चलता है और कुछ नहीं है, राइट? आप अगर किसी एक्स की पोस्ट को देखेंगे इनके बारे में इनको क्रिटिसाइज करते हो, वो रेज बेट है और कुछ नहीं है, राइट? सो आई एक्चुअली लिसन टू द नॉइज बट आई डोंट प्रोसेस इट। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये जो बोल रहे हैं बोलने दो, मेरा एक अच्छा खासा स्टेक है उसके अंदर, मेरा और मेरी फैमिली का बहुत बड़ा स्टेक है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। हम उसमें बने रहेंगे अभी आने वाले फ्यूचर के लिए, जब तक ये अपनी फिलॉसफी नहीं छोड़ते। अब कल को ये अपनी फिलॉसफी से अलग काम करने लग जाए, अपने थॉट प्रोसेस से अलग काम करने लग जाए, जो ये लिखते हैं और जो ये करते हैं उसमें डिफरेंस आने लग जाए, डेफिनेटली आई विल कंसिडर डिस्कनेक्टिंग माई सेल्फ।